सादर प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। न्याय धर्म सभा का ये लाइव कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से आप सभी देखने और सुनने वालों को न सिर्फ अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि हम सभी को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर स्वयं आदरणीय गुरुदेव से बहुमूल्य मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। तो इसी सिलसिले में आज प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ से अंजू जी ने। आप न्याय धर्म सभा पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की, और आपने अभी विधानसभा चुनावों में भी एनडीएस की ओर से प्रतिभाग किया। ये लिखती हैं कि प्रणाम गुरु जी, आज 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उनमें घोषित प्रत्याशियों जिन्हें 25% या उससे भी कम वोट मिला विजयी घोषित हुए। 75% या उससे अधिक मत तो उनके विपक्ष में ही पड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या उन्हें विजयी घोषित करना न्याय संगत है? ऐसी परिस्थितियों में एनडीएस क्या निर्णय करेगी? मार्गदर्शन करने की कृपा करें आदरणीय गुरु जी। वर्तमान कुछ राज्यों के विधानसभाई चुनावों में, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अधिकांश स्थानों पर 25% से भी कम मतदान प्राप्त होने पर 25% से कम है मत उनके पक्ष में, इसके बावजूद वो विजयी घोषित होंगे। सिद्धांत है बहुमत का, लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो बहुमत का है। अब राजनैतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा तैयार किया गया है लोकतंत्र का, उसका फॉर्मेट ऐसा अडॉप्ट कर लिया गया है कि जिसमें बहुत कम समर्थन होते हुए भी सरकार बनाने में वो लोग सफल हो जाएं। मतलब कि अल्पमत में रहते हुए भी सरकारें बनती रहें। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी बहुमत का शासन नहीं। तो जब बहुमत ही नहीं है देश में सरकार बनाने के लिए, तो लोकतंत्र सिद्ध कैसे होगा? लोकतंत्र को या मतदान प्रक्रिया को सही साबित करने के लिए तो 50+ वोट्स चाहिए। प्रत्येक 100 में से 50 से अधिक वोट चाहिए। अगर टोटल 100 वोट हो तो उसमें 51 वोट आप मान लें कि होने चाहिए। तो अर्थात 25% बहुत कम है। 50 या 51 चाहिए और 25 पे सरकार अगर बन रही है तो ये तो बहुत मखौल है, एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बन के रह गया है। और पूरी दुनिया में इसी तरह से अल्पमत के हाथ में सत्ता चली जाती है। अब इसे समझने जैसा है कि यहां 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि वर्तमान में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें लोकतंत्र का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। पहली बात तो क्यों? तंत्र कहते हैं शासन को, शासक को नहीं। शासक तंत्र नहीं है। तंत्र तो व्यवस्था है,
सत्ता में और व्यवस्था में अंतर है। सत्ताधीश लोगों के मत से गया है कि लड़ाई करके गया है कि टेस्ट देके गया है कि कैसा भी गया है, इसका बहुत फर्क नहीं है। इससे तंत्र नहीं बदला है, व्यवस्था नहीं बदली है। व्यवस्था में कोई शुद्धि आ जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। जो जनमत का एक नियंत्रण बना करके और राज्य की निरंकुशता को समाप्त करने का एक अद्भुत प्रयत्न था, चिंतन था, वो तो सिरे से ही खारिज हो गया इस व्यवस्था में। तो लोक मत का नियंत्रण तो सत्ता पर अगर ला भी दिया जाए तो भी शासन पर नहीं है। तो पहली बात तो लोकतंत्र वहीं समाप्त हो गया जब आपने व्यवस्था के बजाय सत्ता पर लोकतंत्र का फार्मूला फिट कर लिया। तो तंत्र माने शासन होता है, लोक माने पब्लिक का शासन, जनता का शासन, सार्वजनिक शासन। तो वो सार्वजनिक रूप से वोटिंग करा करके, पब्लिक माने सार्वजनिक, तो सार्वजनिक वोटिंग करा के शासन चलाना, और शासन है व्यवस्था, सत्ता नहीं है शासन। शासन व्यवस्था है, शासक तो दूसरी चीज है। सत्ता शासक है, शासन नहीं है। तो तंत्र यदि शासन है तो व्यवस्था के नियम नीति निर्णय, व्यवस्था के 3 अंग हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। माने विधान, मंत्रणा और न्याय, यानी नियम, नीति और निर्णय। विधान माने नियम, कानून, और मंत्रणा, मंत्रित्व जो है वो नीति है, पॉलिसी बनाता है, नीतियां बनाता है। न्यायालय जो है वो न्याय करता है, निर्णय देता है, फैसले देता है। तो 3 बातें, 3 स्तंभ हैं, कहलाते हैं शासन के, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका। न्यायिका माने न्यायालय। तो विधान मंडल, मंत्रिमंडल और न्याय मंडल, ये 3 सत्ताएं ऐसे अलग अलग हो गई शासन की। इन तीनों में सत्ताधीश बैठ रहे हैं, लेकिन सत्ताधीशों द्वारा जब शासन लोकतांत्रिक रखा ही नहीं गया तो लोकतंत्र कैसे हुआ? सत्ता को आपने चुन के भेजा या उनने अपने आप को चुनवा लिया, आपका वोट खरीद लिया, आपको 500 रुपए दिया, बोले हमारी तरफ वोट दे देना, आप दे आए। और क्यों खरीद लिया? या डंडे के बल से ले लिया, या बूथ कैप्चरिंग से ले लिया, या ईवीएम हैक करके ले लिया, वोट उसके पक्ष में दिखा दिया उसने, क्योंकि शासन उसके हाथ में चला जाएगा, ये लालसा है। इसलिए वो तिकड़म करेगा। शासन हथियाने के लिए सत्ता परेशान, सत्ताधीश परेशान। सत्ताधीश इतना उत्साही क्यों है, इतना उत्सुक क्यों है सत्ता में? क्योंकि शासन उसके हाथ में आ जाएगा। तो शासन तो 3 चीजें हैं, नियम, नीति, निर्णय। वो नियम, नीति, निर्णय यदि लोकतांत्रिक हो तो सत्ताधीशों का उत्साह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो जीतने के जो तिकड़म लगाए गए ये सब खत्म हो जाएंगे। ये कैसे भी, चाहे चुनाव लड़के जाएं, चाहे वो कोई गुंडागर्दी के बल पे बैठ जाएं। पहले दूसरों को मार के बैठते थे, 99 भाइयों का कत्ल करके सम्राट अशोक बनता है राजा। तो राजकोष हथियाना ही उद्देश्य है। राज्य में पैसा है, पावर है,
आर्मी उसकी मुट्ठी में है, तो उसके हाथ में शस्त्र, उसके हाथ में कोष, उसके हाथ में सारे संसाधन, तो सारी ही सत्ता की चोटी उसके मुट्ठी में, क्यों ना उत्साही होगा। सत्ताधीश अगर सारा शासन अपनी मुट्ठी में कैद करने में सफल हो जाता है तो उत्साही तो रहेगा ही चुनाव जीतने के लिए। तो वो तरह तरह के तिकड़म करेगा। 25% में भी चुनाव, 15% में भी जीत सकता है और 5% में भी जीत सकता है चुनाव। कैसे परिस्थितियां अगर वैसी हो जाएं कि बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं आए, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं आए, बहुत सारे लोगों का वोट डालने नहीं दिया गया, ऐसा भी होता है। तो वास्तविक वोटिंग तो 10-5% ही होती है। और हमेशा ध्यान रखो कि वो वास्तविक जो वोटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 5% ही, और 5% चोर बदमाश लोग वोट जो देते हैं तो वही चोर बदमाशों को वोट देंगे। तो 5% लोग तो वैसे भी अपराधी प्रवृत्ति की पूरी दुनिया में होते ही हैं। 5% तो स्क्रैप फैक्ट्रियों में भी मान्य है। कुम्हार के आवे में भी 5% बर्तन खराब हो जाते हैं, निकलता ही है स्क्रैप। कोई भी फैक्ट्री में आप जाइए तो वहां आपको 5% खराब माल छांट के किनारे करना ही पड़ता है। उन्हीं के हाथ में सत्ता चली जाएगी बार बार। अगर आपने शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं बनाया तो शासन सत्ता हावी रहेगी और दुनिया भर के तिकड़म कर करके सत्ता अपने हाथ में हथियाती रहेगी, शासन अपनी मुट्ठी में करती रहेगी, नियम नीति निर्णय पर अपना वर्चस्व स्थापित करती रहेगी, क्योंकि आपने नियम नीति निर्णय को लोकतांत्रिक नहीं बना रखा है। मोटी सी बात। कहा गया है कि न्याय धर्म सभा का क्या इसमें पक्ष है कि वो क्या इस पर कहेगी या बोलेगी या करेगी, हाँ, उसका क्या कहना अथवा करना हो सकता है। न्याय धर्म सभा की तो घोषणा ही इस बात की है कि महालोकतांत्रिक होगा देश। यदि एनडीए सत्ता में आती है, अब वो चाहे 5 साल में आए, 10 साल में आए, 25 साल में आए, 50 साल में आए, 100 साल में आए, 1000 साल में आए, करोड़ों अरबों वर्ष बाद आए, इसकी जल्दी भी कुछ नहीं है। तब तक तुमको दुख उठाने का अधिकार है जब तक कि तुम स्वयं से सुख प्राप्ति के लिए सहमत नहीं हो। तब तक तुम्हें गुलाम रहने का अधिकार है जब तक तुम स्वयं से स्वामित्व की आकांक्षा नहीं रखते। और आकांक्षा रखते हो तो वोटिंग करके और अपना स्वामित्व तुरंत अर्जित कर लो। नियम नीति निर्णय जिसके हाथ में होता है वही स्वामी रहता है। 1 से 5% आदमियों ने नियम नीति निर्णय पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, इसीलिए उसको वो लोकतांत्रिक नहीं होने देते नियम नीति निर्णय को। माने कानून, नीतियां, पॉलिसीज, तो लॉज, पॉलिसीज एंड जजमेंट्स, 3 चीजें, ये तीनों वो अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। चाहे वो औरंगजेब रहा हो, चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे वो विश्वामित्र बैठ जाए, चाहे वो कोई राम बैठ जाए कि कबीर बैठ जाए कि नानक बैठ जाए कि कोई बैठ जाए, अगर वो तीनों को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं, लोकतांत्रिक नहीं होने दे रहे हैं, तो वो सब संदेह के घेरे में है। कितना भी प्यारा नाम क्यों ना हो, कितना भी ईश्वरीय नाम क्यों ना हो, यदि वो आपको महालोकतंत्र नियम नीति निर्णय में आपकी सहमति या सहमति की अपेक्षा नहीं रखता, स्थान नहीं रखता, अवसर नहीं देता, तो निश्चय ही वहां पर संदेह है।
संदिग्ध है, आप मालिक नहीं रह गए हैं, आपकी मिल्कियत संदिग्ध है, आपके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता कोई और हाथ में चली गई है, आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया है वोटिंग का। तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है नियम नीति निर्णय पर जनता के मत का वर्चस्व स्थापित हो, जनमत के द्वारा माने जनसहमति के द्वारा वो नियम नीति निर्णय पारित खारिज होने लगे। सीधा सा मंतव्य है इसका। यदि जनता के हाथ में ये तीनों पावर्स नहीं हैं तो जनतंत्र नहीं है। लोगों के हाथ में यदि ये तीनों पावर्स नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने के नहीं हैं तो कोई लोकतंत्र नहीं है। इस बात को लोगों को भली भांति समझना होगा। न्याय धर्म सभा का पक्ष ये है कि न्याय धर्म सभा चुनाव जीते तो ना जीते तो वो हर परिस्थिति में इस समग्र लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करती है, जिसमें शासन सत्ता तो लोकतांत्रिक रहेगी ही रहेगी, साथ में शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक होगी। तो 6 मताधिकार उन तीनों पर, उनको पदनियुक्त और पदच्युत करने के लिए, और 6 मताधिकार नियम नीति निर्णय को पारित और निरस्त करने के लिए, खारिज करने के लिए। तो टोटल 12 मताधिकार ये बनते हैं। इसको हमने महालोकतंत्र इसीलिए नाम दिया क्योंकि ये जो छोटा मोटा लोकतंत्र आप चला रहे हैं ये तुच्छ सा लोकतंत्र है। 12 में से 12 मताधिकारों में से आप केवल 1 मताधिकार देते हैं और अपने पास कंप्लीट 12 मताधिकार वो राज्य वर्ग रख रहा है। विशेष कुछ परिवार, विशेष कुछ लोग, वो अपने आप को वीआईपी कहते हैं। अब ये वीआईपी कहां से पैदा होता है, कहां से आ जाता है? कोई भी गुंडा मवाली बदमाश जो सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, मक्कारी कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, पाखंड रच सकता है, कूटनैतिक जाल साजियां रच सकता है, वो वीआईपी हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उनकी प्रभुसत्ता अपने हाथ में 12 मताधिकारों की है। आज भी 12 मताधिकार होते हैं, अभी भी हैं। आप ये मत सोचें कि लोकतंत्र में 12 मताधिकार नहीं होते, ये होते ही हैं। आपको पता है तब भी है, नहीं पता है तब भी। नहीं पता था आपको तब भी थे, अब हम बता रहे हैं, पता हो जाएगा तब भी हैं। और हमसे पहले किसी ने ये बात इंटरनेशनली ना बोली ना बताई, जबकि ये मताधिकार हैं ही, अभी भी आप गिन सकते हैं। वो जो वीआईपी वर्ग है, बदमाश वर्ग है, आपको गुलाम बनाने वाला वर्ग है, वो बड़ा छिपा रुस्तम है। आपके बीच का आपका सगा भाई हो सकता है, उसी गैंग में घुस जाता है, जो झूठा फरेब मक्कार हो जाता है। कंप्लीट 12 मताधिकार अपने हाथ में वो लोग, चालाक लोग ले लेते हैं और लेकर के आपके पास केवल 1 मताधिकार छोड़ते हैं कि उन्हीं को, उन चालाकों को, वीआईपीएस को आप चुन लो। अब उनके हाथ में अपने 12 मताधिकार। जब सार्वजनिक हैं, वो भी इसी में शामिल है सार्वजनिक में, तो उनके और आपके मताधिकारों में भेद क्यों है लोकतंत्र में? आप उनसे पूछिए कि आप जो है वीआईपी, इसीलिए वो लोग वीआईपी अपने आप को मानते हैं और कहते हैं क्योंकि आपको वो तुच्छ मानते हैं, नगण्य मानते हैं। आप गण्यमान नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने आप को माननीय कहलवाते हैं और कहते भी हैं एक दूसरे को। जनता को माननीय नहीं कहते, जनता माननीय नहीं है। और अगर सभी माननीय हैं तो फिर उनको अलग से माननीय कहने की जरूरत कहां पड़ी? वो वीआईपी कहलाए क्यों? फिर तो जनता भी वीआईपी है।
ये मताधिकारों से वीआईपी का संबंध है। 12 मताधिकार जिनके पास हैं वो सब वीआईपी चल रहे हैं, हजारों वर्षों से चल रहे हैं। और जिनके पास केवल एक मताधिकार है, और कई बार ये एक मताधिकार भी आपका छीन लेते हैं, सीधे हटते ही नहीं है, फिर वहां बैठ गए एक बार तो कहते हैं काहे का मताधिकार, अब हट, चलो हटो, जनता को ही खारिज कर देते हैं। चलो बाहर हो जाओ, शांति से बैठो, ज्यादा बोलोगे एक धप्पा देंगे, मारकूट भी कर देंगे आपकी। एक मताधिकार आपको जैसे तैसे दुनिया में प्राप्त हुआ, आप खुश हैं। और जबकि आप इस शर्त पर अपने इस एक मताधिकार का उपयोग करके आप कह सकते हैं कि 11 आप अपने पास क्यों रखे, वो भी हमको दीजिए तो वोट देंगे, नहीं देंगे तो हम क्यों आपको वीआईपी बनाएं। लेकिन आपका मूर्ख होना ही आपकी गुलामी का मूल है, अज्ञानी होना ही दास्ता का मूल है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान के बिना देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज नो इंडिपेंडेंस विदाउट विजडम। Where there is wisdom, there is freedom. So wisdom and freedom are the same thing. इनके बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। क्यों? विजडम आपके पास तभी आएगी जबकि आप स्वतंत्र हों, नहीं तो कोई विजडम आने नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा। आज भी आप गूगल करके देख लीजिए, 1 से 1.5% आदमी मास्टर डिग्री तक जाता है, जबकि सबका अनिवार्य रूप से मास्टर डिग्री तक जाने का भाग्य विधान है। यह आपका फंडामेंटल जन्मसिद्ध अधिकार है, बट दे डोंट अलाउ यू टू रीच अप टू दैट पॉइंट। उस बिंदु तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा, वो जाने नहीं देते आपको। बीच में तमाम फेल करने की विधियां उन्होंने इजाद कर रखी हैं। पैसा नहीं जमा किया, बाहर चलो, 33% से कम नंबर आए, बाहर चलो। हाँ? आप इस रंग के नहीं है, बाहर चलो, इस लिंग के नहीं है, बाहर चलो। कई है मुसलमानों में लैंगिक आधार पर शिक्षा नहीं दे रहे। अभी मलाला को सिर में गोली मार दी, उसने शिक्षा की मांग की, महिलाओं के अधिकार की, शिक्षा का अधिकार ही नहीं दे। भारत में शिक्षा का अधिकार दे दिया तो कहेंगे शिक्षा अब तुम्हारा अधिकार है, तुम पढ़ो। बच्चों को दे दिया खाने का अधिकार, तुम्हारा अधिकार है, तुम खाना खाओ। कहेंगे क्या खाएं, शिक्षा देंगे नहीं, बोले तुम्हारा अधिकार है, तुम अपना शिक्षा पर खाना खाओ, तुम्हारा अधिकार है, खाना खाओ, तुम रो क्यों रहे हो? तो कहेंगे यार खाना किधर खाएं, क्या ईंट पतरा खा ले, खाना दोगे नहीं। अरे शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि राजकोष में से शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। सीधी बात नहीं बता रहे, बोले तुमको अधिकार है। एक अम्बेडकरवादी मिला हमको, कहता है सब संविधान में सब लिखा है, सब अधिकार दिया गया है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, रोजगार प्राप्ति का अधिकार। हमने कहा बौड़मय हो गया, कहां लिखा है संविधान में? कोई हमको लिखा दिखा दे कि आपको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है राजकोष से। ऐसे ही लिखा है कि आप मतलब अपना शिक्षा प्राप्ति का, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, आप मतलब पढ़ोगे तो हम तुमको रोकेंगे नहीं, ले हो। अरे तुम वैसे भी क्यों रोकोगे? पढ़ना होगा हम कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके पढ़ लेंगे, तुम होते कौन रोकने वाले? मतलब एहसान कर रहे हैं कि तुमको हम आके घर में पढ़ोगे तो हम आके डंडा नहीं बजाएंगे, इस बात का अधिकार ले। बहुत कमाल के लोग हैं, अद्भुत हैं, दिव्य, इतने बदतमीज कल्पना नहीं कर सकते आप। शिक्षा सरकार को देने का कर्तव्य है,
सरकार दे जनता को। द गवर्नमेंट must be responsible to provide the proper education up to the age of 25 years to every citizen of the country, of the nation. Because public बिना एजुकेशन के पशुवत रह जाएगी। मानवता का जन्म ही शिक्षा से होता है। इफ दे डोंट हैव द प्रॉपर एजुकेशन, वो ह्यूमैनिटी खो बैठी, उनकी मानवता खो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन सनातन धर्म का लागू हो। और जैसे ही सनातन धर्म लागू होगा, शिक्षा और रोजगार, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में यही दो चीजें सुनिश्चित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म लागू होता है। जैसे ही लागू होगा, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सबके सब हैं बड़े कसाई, ये निवृत्त हो जाएंगे, इनका कसाई खाना बंद हो जाएगा। शिक्षा रोजगार ही आपकी मूल समस्या है। रिसोर्सेस आपके छीनने हैं उनको, और कुछ नहीं होता। कोई गुलाम बनाता है आपका, आपके रिसोर्स छीनने के लिए, आपका श्रम छीनने के लिए, आपके अधिकार छीनने के लिए, आपका ज्ञान छीन लेने के लिए, आपका प्रकाश छीन लेने के लिए, आपके जिंदगी को अंधकार से भर देने के लिए, कि आप भटकते रहें और उस भटकन में आपका शिकार कर सकें। हर भटकी हुई जीवात्मा शिकार हो जाती है, हर भटका हुआ जीव शिकार हो जाता है। रास्ता भटकते ही वो शिकार फंस जाता है किसी शिकंजे में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि वो आपको भटकाते हैं। 5%, 1 से 5% इन बदमाशों की आबादी, इससे ज्यादा कभी नहीं होती। वो आपके ऊपर वर्चस्व बना लेते हैं, आपके हिताधिकार छीन लेते हैं। वो वीआईपी हो जाते हैं, वो आपके टच से दूर भी रहते हैं। नायक फिल्म देखी होगी आपने, जिसमें वो कार में हाथ तोड़ देता है। ऊपर से कैसे विनम्रता ओढ़े रहते हैं, हाथ भी जोड़ते रहते हैं, और हाथ मौका मिलता है तो हाथ तोड़ देते हैं। हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ तोड़ देते हैं। अद्भुत है कारनामा। ये आपका साधु, ये आपका बहुत खतरनाक लोग हैं। ये जितने भी वीआईपी बने टहल रहे हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। इनमें आपका राजनेता भी हो सकता है, इनमें आपका समाज नेता भी हो सकता है, इसमें आपका कोई भी आजू बाजू का आदमी हो सकता है सातिर। और वो तो 100% ही। इनके पीछे जयकारा लगाते आप घूमते रहते हैं। हर मछली अपने मछुआरे का जयकारा मारती, लगाती, फला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे ऐसे बोलते रहते। उन्हीं का प्रचार भी करते रहते हैं। जिसने इनका खून पिया है उसका ही ये जयकारा लगाते हैं, उसका ही प्रचार करते हैं। सदियों सदियों से वो खून पीते रहते, फिर उनकी आड़ में दूसरे खून पीयू तैयार हो जाते हैं नए, अब वो उनका खून पीते रहते आम जनता का। इस तरह से 95 से 99% तक लोग ऐसे ही सताए जाते रहते हैं वीआईपीज के द्वारा, और आप परेशान रहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ये जो लोकतंत्र है, नियम नीति निर्णय पर जनता की सहमति पर आधारित जो तंत्र है, इसी की कीमत है। अगर ये नहीं है तो आप फंसे हुए हैं। आजादी की शर्त ही है नियम नीति निर्णय को तुम पारित खारिज करने का अधिकार प्राप्त कर लो। और हम ये बात खुलेआम बोल रहे हैं, तुमको कितने दिन में ये बात अकल में आएगी, उतने दिन में तुम आजाद हो जाओगे। स्वामित्व का कुल ठेका ही इसी बात में टिका हुआ है। सारा का सारा सूत्र, सारा का सारा सिद्धांत, सारी थ्योरी, सारा प्रिंसिपल सिर्फ इसी बात में है। किसमें? कि आप नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार प्राप्त कर लीजिए। शासन व्यवस्था में
लोकमत का प्रवेश कराइए, लोकमत से पारित खारिज होने लगे ये जिस दिन, उस दिन आपकी समस्याओं का परम समाधान हो जाएगा। यही एनडीएस का पक्ष है। इसे एनडीएस महालोकतंत्र, द ग्रेट डेमोक्रेसी कहती है। ये 53 नंबर प्रस्ताव है 111 में से। 111 न्याय प्रस्ताव हैं न्याय धर्म सभा के, जिनमें से 53 नंबर प्रस्ताव है। यही एनडीएस का पक्ष है। तब 25%, 5%, 15% पर बहुमत नहीं सिद्ध हुआ करेगा, तब मोर देन 50% मत चाहिए होगा किसी भी चीज को पारित खारिज करने के लिए। किसी भी सत्ता को भी नियुक्त और च्युत होने के लिए, पदस्थ और पदच्युत होने के लिए भी वही 50+ चाहिए, और नियम नीति निर्णय पारित खारिज करना जो मूल विषय है उसको भी इसी बहुमत के द्वारा ही पारित खारिज होना चाहिए, जिसमें 50 से ज्यादा, आधे से अधिक मतों द्वारा बहुमत। इतना ही नहीं, इसमें तो 3 बातें कही गई हैं कि ये सामान्य बहुमत कहा है एनडीएस के प्रस्ताव में। हमने इसे सामान्य बहुमत कहा है कि अगर 50+ बहुमत है तो सामान्य बहुमत है। ये तो सामान्य भी तो शुरुआत हुई बहुमत की। 75% से अधिक है तब विशेष बहुमत, 95% से अधिक है तो इसे कहते हैं पूर्ण बहुमत, क्योंकि 5% पागल हो सकते हैं। और अगर 100% किसी कारणवश वोट आ जाए तो उसे कहते हैं सर्वमत। या कोई एंटी वोट ही नहीं देने गया तो बोले सर्वमत से। लोगों ने ऐसे ही मान लिया, बोले कि किसी ने आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई तो बोले पास है, माने निर्विरोध पास है। कोई भी नियम नीति निर्णय अथवा किसी का चुनाव पारित हो गया तो सर्वमत कहलाएगा। तो ये सामान्य बहुमत 50+, 75% प्लस 75+, तो विशेष बहुमत 95+, तो पूर्ण बहुमत, और सारे ही लोग जहां पर शामिल हों तो उसे सर्वमत कहते हैं। ये कंसेप्ट है मौलिक रूप से न्याय धर्म सभा का, जो इसका प्राथमिक ये उद्देश्य है। पहली बात इसकी, बाकी सब 110 प्रस्ताव इसके पीछे हैं। इतना बड़ा ये कैंपेन है न्याय धर्म सभा का। जिस दिन समझ जाएंगे पूरी दुनिया उसी दिन आजाद हो जाएगी, भारत तो हो ही जाएगा। इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन मत चलाओ, आजादी का आंदोलन नहीं चाहिए। ज्ञान बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, तुम आजाद हो जाओगे। ज्ञान ही सर्वम प्रतिष्ठिता। तो आप समझ गए होंगे, बात स्पष्ट हुई होगी। अंजू जी, सम्यक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने एक बहुत ही उलझे हुए विषय को हम सबके आगे साफ किया। दरअसल आज के समय में गुलामी और दास्ता की बेड़ियां इतनी अदृश्य हो चली हैं कि इनको देखने के लिए एक बहुत पाक साफ सत्यात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और इनसे मुक्ति का उपाय है एक पूर्ण सत्यात्मक ब्राह्मणी व्यवस्था की स्थापना, जिसके लिए न्याय धर्म सभा विगत 3 दशकों से भी अधिक समय से कार्य कर रही है। एनडीएस का न्याय कारवां तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। न्याय उदय अवश्यम भावी है, और अब वह दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं बल्कि समूचा विश्व धर्म सूर्य के प्रताप को देखेगा। इसके प्रकाश में, इसकी ऊष्मा में धरती पर एक सुंदर सुखद समृद्ध जीवन पनपेगा। दुख, दास्ता और दरिद्रता तब लोप हो चुके होंगे। आप सबसे अपील यही है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।